विद्यार्थियों, पिछली वीडियो में हमने व्यक्तिगत श्रेणी और खंडित श्रेणी में बहुलक कैसे ज्ञात किया जाता है इसका अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम अखंडित या सतत श्रेणी में बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे इसका अध्ययन करेंगे। अखंडित श्रेणी में बहुलक निरीक्षण या समूहन रीति द्वारा सबसे पहले बहुलक वर्ग निश्चित कर लिया जाता है। यदि आवृत्तियाँ नियमित है तो निरीक्षण द्वारा ही बहुलक वर्गांतर का पता चल जाता है, लेकिन अनियमित आवृत्तियों वाली श्रेणी में समूहन ग्रुपिंग मेथड द्वारा बहुलक वर्ग निश्चित किया जाता है। और उसके बाद में आपको एक स्क्रीन के ऊपर फॉर्मूला दिख रहा है, z = L + F1 - F0 अपॉन 2F1 - F0 - F2 × I। इस फॉर्मूले के द्वारा हम बहुलक ज्ञात करते हैं। इसके अंदर L का मतलब है बहुलक वर्ग की निचली सीमा, I का मतलब है बहुलक वर्ग का विस्तार और F1 का मतलब है बहुलक वर्ग की आवृत्ति और F0 का मतलब है बहुलक वर्ग से पहले आने वाली आवृत्ति और F2 का मतलब है बहुलक वर्ग के तुरंत बाद में आने वाली आवृत्ति। तो इस सूत्र का प्रयोग करके हम बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आपको एग्जाम में से वर्गांतर दिया हुआ होगा और आवृत्ति दी हुई होगी और आपसे कहा जाएगा कि बहुलक ज्ञात कीजिए। आपको उदाहरण में वर्गांतर दे रखा है 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, 20 से 24, 24 से 28, 28 से 32, 32 से 36, 36 से 40 और कॉलम नंबर 1 है उसमें आवृत्तियाँ दे रखी है 10, 12, 16, 14, 10, 8, 17, 5, 4। इस प्रकार से ये आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस दिए हुए होंगे, वर्गांतर दे रखा होगा और आवर्ती दे रखी होगी और कहा जाएगा कि आपको बहुलक निकालना है। तो ऐसा अगर प्रश्न आता है तो हम बहुलक कैसे निकालेंगे? सबसे पहले वर्गांतर लिख लेंगे 4 से 8, 8 से 12 इसी प्रकार से। और क्योंकि हम खंडित श्रेणी में देखा था कि हमने ग्रुपिंग मेथड कैसे यूज करते हैं, तो सबसे पहला कॉलम बनेगा उसमें आवृत्तियां लिख दी जाएगी जो आपको दे रखी होगी 10, 12, 16, 14, 10, 8, 17, 5 और 4। उसके बाद में ग्रुपिंग मेथड में क्या करते हैं, सबसे पहले दो दो के जोड़े बनाते हैं, दो दो का जोड़ करते हैं। जैसे 10 और 12 दोनों का जोड़ करके आगे लिख दिया, ये दूसरा कॉलम बनेगा। फिर 16 और 14 का जोड़ किया और जो 30 आया वो आगे लिख दिया। इसी प्रकार से 10 और 8 का जोड़ और 17 और 5 का जोड़, क्योंकि 4 है उसके 5 के नीचे 4 आ गया, फिर आगे 2 के जोड़े नहीं बन रहे हैं तो इसलिए हम उसको वहीं पर ही छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से ग्रुपिंग मेथड में सबसे पहले दो दो के जोड़ बनते हैं, फिर तीसरा कॉलम बनेगा उसमें क्या होगा, ऊपर की पहली संख्या छोड़ के फिर नीचे के वापस से दो दो के जोड़ बनेंगे। जैसे 10 को छोड़ दिया, तीसरा कॉलम देखिए, 10 को छोड़ दिया ऊपर वाले को, फिर है 12 और 16 का योग 28, फिर है 14 और 10 का योग 24, फिर 8 और 17 का योग 25 और 5 और 4 का योग 9। फिर 3 3 का योग करेंगे, चौथा कॉलम बनेगा उसमें 3 3 का योग करते हैं। जैसे 10, 12 और 16 इन तीनों का योग 38 ये लिख दिया। फिर 14, 10 और 8 इसका योग कर दिया। फिर 17, 5 और 4 इनका योग लिख के 26 इसमें लिख दिया। ये कॉलम चौथा होगा। फिर बनेंगे एक छोड़ के 3 3 के जोड़, तो 10 छोड़ दिया ऊपर का, एक नंबर कॉलम में देखिए 10 ऊपर का छोड़ा, फिर 12, 16 और 14 इन तीनों का योग करके 42 आया जो लिख दिया आगे। इसी प्रकार से 10, 8 और 17 इन तीनों का योग भी 35 जो कि कॉलम नंबर 5 में लिख दिया। फिर है 2 छोड़ के 3 3 का योग, जैसे 10 कॉलम नंबर 1 देखिए, इसमें 10 और 12 2 छोड़ दिए, फिर 3 का योग 16, 14 और 10 40 इसका योग हो गया। फिर है 8, 17 और 5 30 ये भी इसका योग सामने लिख दिया।
तो ये ग्रुपिंग मेथड इस प्रकार से यूज किया जाता है। ग्रुपिंग मेथड में क्या होता है, सबसे पहले तो दो दो के जोड़े बनते हैं। सबसे पहले तो आवर्ती दे रखी होती है, वो एज इट इज हम उतार देते हैं। आवर्ती पहले नंबर कॉलम में आवर्ती, फिर दूसरे में क्या करते हैं, दो दो के जोड़ बनाते हैं। फिर तीसरे में एक छोड़ के दो दो के योग बनाते हैं। फिर चौथे कॉलम में तीन तीन के जोड़, फिर पांचवें में एक छोड़ के तीन तीन के, और छठे में दो छोड़ के तीन तीन के योग बनाते हैं। इस प्रकार से ये ग्रुपिंग मेथड यूज करते हैं। फिर है अधिकतम आवर्ती वाले वर्ग। इसमें कॉलम नंबर 1 में जो सबसे अधिकतम आवर्ती है उसके सामने हम एक चिन्ह यूज करते हैं। जैसे इसमें हाईएस्ट आ रहा है 17, नंबर 1 कॉलम में हाईएस्ट कितना है 17, तो 17 के सामने हमने एक चिन्ह यूज किया है। फिर जो दूसरा कॉलम है उसमें हाईएस्ट क्या है 30 है, तो यहाँ पर 16 और 14 दोनों का योग है 30, इसलिए 16 के सामने भी एक चिन्ह लगाएंगे और 14 के सामने भी एक चिन्ह लगाएंगे। इसी प्रकार से थर्ड कॉलम में हाईएस्ट है 28, तो 28 जो योग है वो 12 और 16 का योग है, इसलिए 12 के सामने भी चिन्ह लगाएंगे, 16 के सामने भी चिन्ह लगाएंगे। इसी प्रकार से आगे भी ऐसे चिन्ह लगाते रहेंगे, और ऐसे चिन्ह लगाने के बाद में आगे फिर इनकी आवर्तियाँ लिख दी जाएगी। जैसे 1, फिर 3, ये 4 और एक क्रॉस 5, फिर 3, फिर 1 और 1। इस प्रकार से अगर हम इधर देखते हैं तो अधिकतम आवर्ती क्या है 5 है। ये जो अधिकतम आवर्ती 5 है वो बहुलक वर्ग 12 और 16 इसकी है, इसलिए हमें 12 और 16 बहुलक वर्ग पता चल गया है। जब बहुलक वर्ग पता चल गया है तो अब हम जो ऊपर हमने फॉर्मूला देखा था उस फॉर्मूले में यूज करके हम बहुलक ज्ञात करेंगे। तो बहुलक वर्ग क्या हो गया 12 और 16। फॉर्मूला था z = L + F1 - F0 अपॉन 2F1 - F0 - F2 × I। तो यहाँ पर जो L था वो था बहुलक वर्ग की निचली सीमा, तो अपना बहुलक वर्ग क्या है 12 और 16, तो 12 क्या है इसकी लोअर लिमिट निचली सीमा, और 16 को बोलते हैं अपर लिमिट। तो यहाँ पर L क्या होगा 12, तो 12 हमने इसमें फॉर्मूले में फिट किया 12 प्लस F1 क्या था बहुलक वर्ग की आवर्ती, तो बहुलक वर्ग कौन सा है 12 और 16, तो 12 16 के सामने आवर्ती क्या दे रखी है 16 दे रखी है। कॉलम नंबर 1 में देखिए इसमें 10 12 16 14 ये सब क्या है आवर्तियाँ हैं, तो अपना बहुलक वर्ग कौन सा था 12 16, इसके सामने वाली आवर्ती क्या है 16, तो हमने F1 क्या कर दिया 16 माइनस F0 क्या था बहुलक वर्ग से पहले आने वाली आवर्ती, तो 12 16 अपना बहुलक वर्ग है, इसके सामने आवर्ती क्या है 16, इससे पहले वाली आवर्ती कौन सी है 12। F0 का मतलब क्या है बहुलक वर्ग से पहले आने वाली आवर्ती, तो 16 से पहले क्या आया 12, तो F0 क्या हो जाएगा 12, फिर है अपॉन 2 आई जाएगा। F1 का मतलब है बहुलक वर्ग की आवर्ती, तो हमने देखा था कि बहुलक वर्ग क्या है 12 से 16 है और इसकी आवर्ती क्या है 16, तो हमने 16 लिख दिया। फिर है माइनस F0 का मतलब है बहुलक वर्ग से पहले आने वाली आवर्ती, तो बहुलक वर्ग से पहले आने वाली आवर्ती कौन सी है 16 से पहले क्या है 12 है, माइनस F2 का मतलब है बहुलक वर्ग के तुरंत बाद में आने वाली आवर्ती। जैसे हमारा बहुलक वर्ग क्या था 12 16, तो 12 16 के सामने आवर्ती क्या है 16 है, उसके जस्ट बाद वाली आवर्ती क्या है 14 है, तो F2 क्या हो जाएगा 14 इंटू आई का मतलब है बहुलक वर्ग का विस्तार, मतलब उसका अंतराल, दोनों में अंतर कितना है, तो 12 और 16 ये क्या हो गया लोअर लिमिट और अपर लिमिट, इन दोनों का अंतर कितना है 4, तो ये 4 हो जाएगा बहुलक वर्ग का विस्तार आई, तो हमने यहाँ 4 लिखा। इसको हम सॉल्व करते हैं तो बहुलक का जो मान है वो निकल के आ रहा है 14.67 14.67, तो ये हमने ग्रुपिंग मेथड के बाद में फॉर्मूला यूज़ करके बहुलक ज्ञात किया है। अब मान लो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ग्रुपिंग मेथड यूज़ करने के बाद जो सामने अधिकतम आवर्ती वाले वर्ग है तो वहाँ पर अधिकतम आवर्ती वाले वर्ग 2 या 2 से अधिक क्या हो सकते हैं समान हो सकती है आवर्तियाँ, तो ऐसे में जब समान होती है, अगर मान लो जैसे 5 लिखा था 12 16 वर्ग अपना आया था बहुलक वर्ग, क्योंकि इसकी अधिकतम आवर्ती क्या थी 5 थी, हो सकता है कि 8 से जो 12 वाला बहुलक वर्ग है उसकी भी 5 ही आ जाए, तो फिर हम ऐसे में कैसे बहुलक वर्ग का निर्धारण करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में जब
बहुलक वर्ग दो या दो से अधिक आवर्तियाँ उनकी समान हो, तो ऐसे में क्या करते हैं कि उन दोनों बहुलक वर्ग जो है उसके सामने वाली जो आवर्ती है उसके पहले वाली आवर्ती और उसके बाद वाले वर्ग की आवर्ती, इनका योग करेंगे और उनके दोनों के जोड़ की तुलना करेंगे। तो जो सबसे अधिक वर्ग वाली आवर्ती होगी वो हमारा बहुलक वर्ग कहलाएगा। जैसे मान लो 8 से हमारा इसमें बहुलक वर्ग था 12 से 16, क्योंकि इसकी अधिकतम आवर्ती 5 थी। हो सकता है 8 से 12 वाला वर्ग जो है उसकी भी आवर्ती 5 ही हो। तो ऐसे में क्या होगा कि जो 8 से 12 वाला वर्ग है उसके सामने आवर्ती कितनी है, 12 लिखी हुई है। उससे पहले आवर्ती है 10। कॉलम नंबर 1 में देखिए ये आवर्तियाँ दे रखी है। तो 8 से 12 है, इसके सामने वाली आवर्ती कितनी है, 12, और उससे पहले कितनी है, 10, और उसके बाद में कितनी है, 16। तो जो 8 से 12 वाला वर्ग बहुलक वर्ग है इसमें इन तीनों का योग करेंगे और 12 से 16 वाला जो वर्ग है, क्योंकि इसकी भी आवर्ती अधिकतम 5 थी, तो इसके सामने आवर्ती कितनी है, 16, और इससे पहले कितनी है, 12, इसके बाद में कितनी है, 14। तो इन तीनों का भी योग करेंगे। तो इन दोनों का जब योग करते हैं तो जो अधिक आवर्ती आएगी वो ही हमारा बहुलक वर्ग कहलाएगा। और बहुलक वर्ग जब पता लग जाता है तो उसके बाद में हमारा जो फॉर्मूला है z = l + f1 - f0 अपॉन 2f1 - f0 - f2 इंटू आई, इस फॉर्मूले के द्वारा हम आंसर ज्ञात कर सकते हैं। नीचे एक फॉर्मूला दे रखा है, अगर मान लो बहुलक वर्ग का जो मूल्य है, बहुलक का मूल्य है, अगर बहुलक वर्ग की सीमाओं के अंदर नहीं आए तो उस समय ये फॉर्मूला यूज किया जाता है, z = l + f2 अपॉन f0 + f2 इंटू आई। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से व्यक्तिगत श्रेणी हो, खंडित श्रेणी हो और अखंडित श्रेणी हो, उसके अंतर्गत हम बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं, इसका अध्ययन हमने विभिन्न वीडियो में